Hey guys, welcome to Study Khazana. Today we are going to start chapter number 6 of Poets and Pancakes, The Flamingos. पोएट्स एंड पैनकेक्स की थीम अगर डिस्कस की जाए बेटा तो ये आपको इंडियन सिनेमा का जो टाइम था गोल्डन एरा जिसको कहा जाता है उस ड्यूरेशन में what were the ideologies and how was the how it was easy for others to make movie or difficult and many small themes which have been discussed here. उसके अलावा जो सब थीम है यहाँ पोएट्स एंड राइटर्स के ऊपर बात किया गया है कि कैसे पोएट्स और राइटर्स एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना शुरू हुए और कैसे दे हैव स्टार्टेड लूजिंग देयर आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी, कैसे उनको धीरे धीरे एक कम्युनिटी से दूर होते चले गए. तो ऐसी ही एक स्टूडियो है जेमिनी स्टूडियो, इसको कई लोग जेमिनाई भी प्रोनाउंस करते हैं. सो जेमिनाई स्टूडियो भी बोल सकते हैं आप इसको, जेमिनी स्टूडियो भी बोल सकते हैं. Asoka Mitran, a Tamil writer, recounts his year at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया के अंदर तो मूवीज़ का क्या रोल है और कैसे ये हर वॉक ऑफ लाइफ को टच करती है. The Gemini Studios, located in Chennai, was set up in 1940. It was one of the most influential film producing organizations of India in the early days of Indian filmmaking. अगर हम early days of Indian filmmaking देखेंगे तो चेन्नई स्टूडियो, चेन्नई में जो जेमिनाई स्टूडियोज था इसका एक बहुत बड़ा रोल था. वहीदा रहमान एंड ऑल, इनके टाइम की अगर आप शूटिंग्स या इनके बारे में आप सुनेंगे तो आपको शुरू एकदम बिगिनिंग में जितनी भी एक्ट्रेस या एक्टर दिखेंगे वो उसी रोल के दिखेंगे या उसी साइड के दिखेंगे जिनको चांसेस मिले और जो आगे ग्रूम होना शुरू हुए. इट्स फाउंडर वॉज एस वासन, उनके जो फाउंडर थे वो एस वासन थे. द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रान इन जेमिनाई स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स. तो ये अशोका मित्रान जो थे उनका जॉब था कि वो ये काम किया करते थे, कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स. मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड, इनमें से कुछ तो उनको हैंड से लिखना पड़ता था. ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, he was the most well informed of all the members of the Gemini family. हालांकि जेमिनाई फैमिली मीनिंग उसमें जो काम करने वाले लोग थे, उसके फाउंडर, उसके हीरो, उसके हीरोइन, एवरीबडी जो फैमिली में इंक्लूड होते हैं, स्पॉट बॉय, ऑफिस बॉय, सब कुछ, उन सब में से सबसे इनसिग्निफिकेंट काम था जो इनका होता था, लेकिन ये अपने आप को सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन कहते थे. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस, और ये काफ़ी फेमस बुक रही है, उसमें से एक एक्सर्प्ट लिया गया है जिसको ये समझाने जा रहे हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से सुनना. और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बेस्ड चैप्टर नहीं है ये, आपको कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए दिया गया है. आप इससे कितना कुछ पिक कर पाते हैं वो आप देखेंगे इसके अंदर. ये फ्रेजेस आपको दिए गए हैं बेटा यहाँ पर, इन फ्रेजेस को आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी. स्टार्ट करते हैं पैनकेक से. क्यों टाइटल का नाम दिया गया पोएट्स एंड पैनकेक? तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वही कवर होंगे इसमें. ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन जो पीछे के हैं बस उतने ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे. या ऑफिस बॉय का कैरेक्टर स्केच आ सकता है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. Greta Garbo must have used it. Miss Gohar must have used it. Vaijayanti Mala must also have used it. But Rati Agnihotri may not have even heard of it. तो रति अग्निहोत्री 70s की हीरोइन थी, 1970s की, लेकिन जो वैजयंती माला, ग्रेटा गार्बो, इस मिस गौहर, ये जितने भी नाम लिए गए हैं ये 40s की हीरोइन के हैं. तो ये पैनकेक एक ब्रांड नेम है मेकअप मटेरियल का, जो उन दिनों बहुत बड़ी चीज़ हुआ करता था. जैसे आज की डेट में आप किसी भी ब्रांड का नाम ले सकते हो जो काफ़ी फेमस हो, उन दिनों पैनकेक बहुत ही फेमस नेम हुआ करता था. The makeup department of the Gemini studio was in upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stable. और Gemini studio जो खुला था वो
रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल्स जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है वहाँ बनाया गया था. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence for his brief life and an even briefer stay in Madras. Robert Clive seems to have done a lot of moving. तो रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो उसकी बहुत ही ब्रीफ विजिट होती थी मुंबई में, मेड्रास में सॉरी, और बहुत ही ब्रीफ लाइफ थी उनकी यहाँ की, इंडिया की. उसमें अगर आपको याद रहे तो वो यही कि जेमिनाई स्टूडियो उनके स्टेबल में खुला. उसके अलावा बहुत मूविंग ट्रैवल वगैरह बहुत करते थे. बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मेड्रास, इन सब के अलावा और कुछ भी रॉबर्ट क्लाइव का कंट्रीब्यूशन नहीं है या उनके बारे में और कुछ नहीं जानते. तो रॉबर्ट क्लाइव का अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपने बस यही इंट्रोडक्शन देना है. द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलून. अब वो जो मेकअप रूम था उसकी जो लुक थी वो कैसी थी, जैसे हेयर कटिंग सलून की होती है. With lights at all angles around half a dozen large mirrors, they were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. हर तरफ लाइट लाइट लाइट, और ये वो दौर था जब कलर्ड मूवीज की शुरुआत हो चुकी थी और लाइट्स को बहुत ज़्यादा फोर्स पे या फोकस पे रखा जाता था. बहुत हाई लाइट होती थी. आपने अगर 40s की कोई मूवी देखी हो, आशा पारेख या वहीदा रहमान के टाइम की या मीना कुमारी के टाइम की, तो अक्सर आपको उसमें जो एक्ट्रेसेस होती थी, वैजयंती माला एंड ऑल, उनकी आईज बहुत रेड दिखती होंगी कहीं ना कहीं. तो वो स्पेशली की नहीं जाती थी, वो इन लाइट्स का ही एक्शन होता था. ओके, कहीं उनको स्किन बर्न, कहीं कुछ इश्यूज, कहीं कोई और इश्यूज ये रहते थे. तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका अराइज होता है वो ये कि मेकअप एक ऑडियल से कम क्यों नहीं था, एक टॉर्चर जैसा फील होता था, ऐसा क्यों. पहली बात, एक तो हेयर कटिंग सलून जैसी उसकी लुक थी. दूसरी बात, हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स थे सब तरफ और ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स. द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट. तो मेकअप स्टूडियो को सबसे पहले जो मेकअप डिपार्टमेंट को हेड करता था वो बंगाली पर्सन था. बहुत उसको लगा कि ये स्टूडियो के लिए वो बड़ा है, उसने छोड़ दिया इसको. ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाय अ धारवाड़ कन्नडिगा. बाद में कोई आंध्रा से आए, फिर मेड्रास इंडियन क्रिश्चियन, फिर एंग्लो बर्मीज एंड देन द यूजुअल लोकल तमिल्स. All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR, All India Radio, and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेमिनाई स्टूडियो कैसे एक नेशनल इंटीग्रेशन का सिंबल बना. उसमें आपने कुछ भी नहीं, मेकअप डिपार्टमेंट के जो हेड्स थे कैसे कैसे डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते थे, उसका आपने एग्जाम्पल यहाँ पर देना है. तो AIR और दूरदर्शन के आने से पहले जेमिनाई स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट अपने आप में एक नेशनल इंटीग्रेशन का सिंबल था. राइट, दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हाइडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर. इस लाइन से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो भी आपने मेकअप स्टूडियो के बारे में ही बताना है. कोई भी पर्सन जो इतना डिसेंट दिखता था आम लाइफ में, उसको वो एक हाइडियस छुपाने वाला या एक बहुत ही वर्स्ट काइंड ऑफ क्रिम्सन रेड कलर, ह्यूड कलर होता है क्रिम्सन रेड, मॉन्स्टर जैसा दिखने लग जाए ऐसा. तो आप देखते ही होंगे कि पहले की मूवीज में कितनी बिग बिग आईज, कितना मेकअप, कितना सब कुछ हाईलाइट किया जाता था. विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स and a number of other locally made potions and lotions. Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoors. जबकि आज की मूवीज में आप क्या देखते हैं कि मैक्सिमम आउटडोर शूट होती हैं. I suppose the sets and studios lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. तो ये बहुत ही sarcastic comment है. इसको पूछ भी लिया जाता है कि मूवी में वो प्रेजेंटेबल लग सके इसलिए उनको अगली बनाया जाता था. जिस तरह का हाईलाइट किया जाता है उनका मेकअप, वो आप अपनी लाइफ में नहीं देख पाएंगे. और लाइक आप कभी मॉडल्स का भी अगर मेकअप देखने की कोशिश करें तो आप पास से नहीं देख सकते, क्योंकि कैमरा
में हाईलाइट करने के लिए उनके फेस को, उनके स्पेशल जॉ लाइन एंड ऑल इन फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप्स उस समय में यूज़ किए जाते थे। तो ये क्वेश्चन पे आंसर आए तो ये एक्सप्रेशन बेस्ड आंसर है, आपको उसी मैनर में लिखना पड़ेगा। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। इसी पे क्वेश्चन आता है कि मेकअप तो होता है ब्यूटीफुल लगने के लिए, लेकिन यहाँ अगली क्यों है, वो लाइन आप यूज करेंगे, लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, क्योंकि उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, उस टाइम का कैमरा एंड ऑल, उस समय जब जो कुछ भी चलता था वो क्रिएटिविटी के दम पे चलता था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है हायरार्की इन मेकअप डिपार्टमेंट। चीफ मेकअप मैन जो था वो चीफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अगली बनाता था। सीनियर असिस्टेंट जो साइड सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं उनको तैयार करता था। जूनियर असिस्टेंट मेन कॉमेडियन को तैयार करता था एंड सो फोर्थ। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो लोग क्राउड का रोल प्ले करते थे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस बॉय की होती थी। और इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनाई स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, की मेकअप डिपार्टमेंट में भी ऑफिस बॉय था, ये जेमिनाई स्टूडियो की खासियत थी। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, जैसे थप्पड़ मारना इज लाइक स्लैपिंग, ऐसे वो क्राउड प्लेयर्स को मेकअप करते थे, तो जैसे पेंट ब्रश दीवारों पे हो रहा हो। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय। तो यहाँ तक खत्म हो गई मेकअप हायरार्की ऑफिस बॉय तक। अब अगर क्वेश्चन आपको ये आता है कि हु वाज ऑफिस बॉय, तो ऑफिस बॉय का इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है कि ऑफिस बॉय एग्जैक्टली बॉय नहीं था, वो अपने अर्ली 40s में था। Having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or top screen writer, जिसका एम था वो टॉप स्टार बनने आया था या टॉप स्क्रीन राइटर बनने आया था, डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, यानी कि एक एम फिक्स नहीं था, जहां जगह मिल जाएगी वहीं सेट हो जाऊंगा। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट और पोएट काइंड ऑफ मिक्सचर था, ठीक है। तो पोएट जो होते हैं वो ऑब्जर्वर बहुत अच्छे होते हैं, उनको अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्रेशन भी चाहिए होता है, यानी एक्टिंग का भी कुछ पार्ट चाहिए होता है, राइटिंग वो अपनी खुद लिखते हैं, तो इन सब का मिक्सचर था। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल। क्यूबिकल आप समझते हैं, जो छोटा सा एक क्यूबॉइड की शेप में जो एक रूम अलग से मिलते हैं, जैसे आप साइबर कैफे जाते हैं तो एक अलग अलग क्यूबिकल बन जाते हैं हर डिफरेंट उनके लिए। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, दोनों की साइड पे फ्रेंच विंडोज होती थी। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। तो लिखने के दौरान वो लिख रहे हैं कि उस समय जब मैं वहां पर जॉब करता था तब मुझे नहीं पता था इनको फ्रेंच विंडोज कहते हैं। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। अब अक्सर लोग यही सोचते थे क्योंकि मुझे पेपर टेयर करते हुए देख रहे हैं, पेस्ट करते हुए देख रहे हैं, तो उनको लगता था मुझे और कोई काम ही नहीं है। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। और सबसे बड़ी बात थी कि बॉस भी यही सोचते थे कि जैसे मैं तो कोई जरूरत का काम या अच्छा काम तो मैं करता ही नहीं हूँ। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। तो जिसको भी लगता था कि मुझे बिजी करना है, बार्ज इनटू मतलब बिना एंट्री के, बिना परमिशन के वो मेरे क्यूबिकल में एंटर हो जाता था और मुझे लेक्चर देना शुरू हो जाता था। द बॉय, अब यहाँ बॉय किसको लिखा गया है, ऑफिस बॉय को लिखा गया है। इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। परवर्ट्स जो थोड़े से डिफरेंट मैनर में, लाइक वल्गर सेंस में बोला जाता है। Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics. और ऑफिस बॉय, उसको तो टाइम चाहिए था। जब आए मुझे आके उसने लेक्चर करना शुरू कर देना है, कैसे ग्रेट टैलेंट वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता था। तो जो हमारे राइटर हैं उनकी प्रेयर रहती थी हमेशा क्राउड शूटिंग का रोल आता रहे आता रहे आता रहे। ये क्वेश्चन आपको आता है कि क्राउड शूटिंग की प्रेयर क्यों करता था नेरेटर ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि अशोकामित्रान, जस्ट बिकॉज टू मेक श्योर कि ऑफिस बॉय वुडंट गेट टाइम टू इंटरप्ट एंड टू सेरेमनाइज हिम, इसलिए ही यूज्ड टू प्रे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes
Ignominy and neglect were due to Kothamangalam Subbu. अब ये न्यू कैरेक्टर है. ऑफिस बॉय अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपनी फेलियर की जिम्मेदारी, हर चीज का एक ही बंदे को ठहरा देता था कि कोठामंगलम सुब्बू इज दैट पर्सन जो उसकी लाइफ में चल रहा है उन सब प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनाई स्टूडियो. सुब्बू नंबर 2 पे था. ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड. जो मेकअप बॉय अब बन चुके हैं हमारे ऑफिस बॉय, उनसे ज्यादा एनकरेजिंग ओपनिंग फिल्म्स उनको नहीं मिली थी. ऑन द कॉन्ट्ररी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम. जबकि अगर देखा जाए तो कोठामंगलम सुब्बू ने काफी डिफिकल्ट और अनसर्टेन टाइम बियर किया है. फॉर व्हेन ही बिगैन हिज करियर देयर वर नो फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज. जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तब ऐसे कोई स्टूडियोज नहीं होते थे, कोई कंपनीज नहीं होती थी. इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय. सो अगर एजुकेशन के बारे में हम बात करें, फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, सुब्बू हमारे ऑफिस बॉय से कम ही था. बट बाय वर्चू ऑफ बीइंग बॉर्न अ ब्राह्मण, बट एक ही क्वालिटी थी उसमें कि वो ब्राह्मण था. वर्चू इंडीड, जो कि उस टाइम में जिस इरा की ये बात हो रही है उसमें जेन्युइनली वर्चू माना जाता था. ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस, जिसकी वजह से उसको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली बजाय हमारे ऑफिस बॉय के. ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स. एक चीज उसमें बहुत अच्छी थी कोठामंगलम सुब्बू में, हर समय वो आपको हंसता खिलता मिलता था. इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म, ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी. He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. लेकिन एक बस यही एक क्वालिटी थी उसकी, जो ऑनेस्टी से वो सबके साथ रहता था और जो चेयरफुल स्माइल उसके फेस पे रहती थी, उसके चलते उसको सबकी एडवांटेज मिल जाती थी. He was tailor made for films, मतलब he was cut for films. मूवीज के लिए ही बना था कोठामंगलम सुब्बू. Here was a man who could be inspired when commanded, जो कि इंस्पायर किया जा सकता था. और मतलब इस पर्सन की आप क्रिएटिविटी देखो कोठामंगलम सुब्बू की, कोई एक्शन आ जाए और जब उसको कहा जाए सीक्वेंस को बता कैसा होना चाहिए, तो वो बहुत सारी चीजें अपने आप में क्रिएट करके बताता था. द रैट फाइट्स द टिग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंस देम लविंगली. आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन. मान लो प्रोड्यूसर कहता है सुब्बू को कि मैंने ये सीन शो करना है कि रैट और टिग्रेस की फाइट हुई, टिग्रेस मर गई, अब उसको कब्स पे आ गया सिंपैथी बहुत ज्यादा, वो उनको मारना नहीं चाहता और उनको अपब्रिंग करना चाहता है, तो बताओ मैं इस सीन को कैसे शूट करूं. The producer would say and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victim's offspring. Good, but I'm not sure it is effective enough. बस प्रोड्यूसर के कहने की देर थी, 4 आइडियाज वो दे देता था. अब अगर प्रोड्यूसर ने कहा अच्छा है लेकिन मैं कन्विंस नहीं हुआ कि मुझे यही शूट करना चाहिए या नहीं, the producer would say and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives. सुब्बू को आइडियाज की कमी नहीं थी क्योंकि क्रिएटिव पर्सन था. वो 4 रोकता था, वो 14 और बता देता था. फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड. If ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years, it was Subbu. अगर जेमिनाई स्टूडियो को किसी ने डायरेक्शन दिया है, उसके गोल्डन ईयर्स में उसको टाइम दिया है, तो ये सब सिर्फ सुब्बू की वजह से हुआ है. सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट एंड दो ही वाज सर्टेनली केपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस. वो उसकी जो पोएट्री होती थी वो लोगों पे बेस्ड होती थी, कलेक्टिवली एक बिग इशू पे वो लिखा करता था. His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, और so his critics felt. और यही उसके critics फील किया करते थे कि जो उसकी फिल्म में सक्सेस थी, उस चीज से उनका जो लिटरेरी अचीवमेंट है वो कहीं ना कहीं कम हो गया था. He composed several true original story poems in folk refrain and diction and also wrote a sprawling novel Thillana Mohnambal,
with dozens of very deftly etched characters. उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने लिखे थे. He quite successfully recreated the mood and manner of Devadasis of the early 20th century. He was an amazing actor. He never aspired to do the lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. अब सुब्बू की अगर हम क्वालिटी देखें, हर समय हंसने खेलने वाला, नॉन कंप्लेनिंग, जो मिल गया उसी में खुश है. अगर फेलियर भी हुई है उसकी लाइफ में तो भी उसको किसी तरह के कोई ग्रजेस उसने नहीं रखे. उसके अलावा पोएट है, मासेस को डील करता है, राइटिंग लिखता है. वॉट एवर कम्स हिज वे ही ट्राइज हिज हैंड एंड ही डज इट होल हार्टेडली. तो ये एक कंप्लीट पर्सन की, एक लाइवली पर्सन की सिंबल होता है, एक साइन होता है कि वो कैसा पर्सन है यहाँ पर. और वो बहुत ही अमेजिंग एक्टर था. उसको लीड रोल की कभी भी एस्पिरेशंस नहीं रहती थी. जो ट्रू एक्टर होते हैं बेटा, दे डोंट बॉदर उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं, बट वॉट एवर रोल दे गेट, दे ऑलवेज लीड, they always play it nicely and it will be always more powerful than the lead character, कि वो नोटिस होता ही होता है. आई ऑलवेज से बेटा, दिल से आप कुछ भी करोगे ना, वो सामने वाले दिल तक पहुंचना ही पहुंचना है. और ये एक्टर्स में खास तौर से चीज होनी चाहिए. सो he performed better than the supposed main players. He had a genuine love for anyone he came across. His house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. Such a charitable and improvident man, yet he had enemies. इतना बढ़िया इंसान, इतना चैरिटेबल पर्सन, जिसके घर में कोई भी आके कभी भी खाना खा सकता है. कितने लोगों को वो सपोर्ट कर रहा है, जॉब दे रहा है, फिर भी उसके एनिमीज थे. Was it because he seemed so close and intimate with the boss? सिर्फ इसलिए क्योंकि बॉस इसको बहुत वैल्यू करते थे? और was it his general demeanor that resemble a psychophant? कि उसका जनरल बिहेवियर ऐसा था कि उसको देख के लगता था जैसे वो साइकोफैंट हो, जैसे बटरिंग करने वाले लोग होते हैं. और his readiness to say nice thing about everything, शायद इसलिए क्योंकि हर चीज में वो पॉजिटिव एलिमेंट ढूंढ लेता था. In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. एक पर्सन था जो उसको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करता था. ट्रीट नहीं करता था, विश करता था उसके लिए बुरा हमेशा, और कुछ भी गड़बड़ कर सकता था. वो था ऑफिस बॉय, जो सुब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था. उसको लगता था अगर सुब्बू नहीं होता तो मैं जरूर इस लेवल पे ऊपर चला जाता. तो ये जो पूरे 2 और 2.5 पैराग्राफ्स हमने किए हैं बेटा, कोठामंगलम सुब्बू के कैरेक्टर स्केच के लिए इम्पॉर्टेंट है. और इसमें जो जो पॉइंट मैंने मार्क किए हैं उन पॉइंट्स का ऑलमोस्ट सारा कवर है, लेकिन उनकी कैरेक्टर ट्रेट्स देते हुए, जैसे लाइवली, उसमें आपका इतना फ्लॉप होने के बाद भी खुशी खुशी रहता था. बेनेवलेंट लाइक दूसरों के लिए अच्छा करने वाला. कितने लोग उसके घर में आके फीड वो खाने के लिए बैठते थे एंड ही डिडंट रिफ्यूज देम. ठीक है, उनके बाद उनको सपोर्ट भी करता था. फिर बॉस का फेवरेट था, हर किसी का फेवरेट था, और छोटे से छोटे रोल को उसने बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल मैनर में प्ले करना है. ये सारे एलिमेंट्स को आप उसके कैरेक्टर स्केच में लिखोगे. You saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles, he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. अब जो अशोका मित्रान है ना, बात से बात इनकी निकलती चली जाती है, एक चीज के ऊपर नहीं बात करते हैं. तो उन्होंने कहा कि वैसे हमेशा सुब्बू तुम्हें बॉस के साथ दिखेगा, लेकिन अगर उनका डेजिग्नेशन देखोगे तो वो जिस डिपार्टमेंट के अंडर आते थे उस डिपार्टमेंट का नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट. उस स्टोरी डिपार्टमेंट में सुब्बू के अलावा एक लॉयर था एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स. स्टोरी डिपार्टमेंट में ये लोग हुआ करते थे. अब आप हैरान होंगे कि लॉयर का स्टोरी डिपार्टमेंट में क्या काम है. द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज लीगल एडवाइजर, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द ऑपोजिट. लॉयर को हम लीगल एडवाइजर मानते हैं, लेकिन ये लॉयर जो हमारा था ये इलीगल एडवाइजर था. इसको सब वहां पर जेमिनाई स्टूडियो में बोलते थे. एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली
टेम्परामेंटल, जो बहुत ही मूडी थी, बहुत जल्दी अपना टेम्परामेंट लूज कर जाती थी, वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार बहुत गुस्सा खा गई. वाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड, द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डेड इक्विपमेंट. उसने रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ऑन कर दिया. व्हेन द एक्ट्रेस पॉज फॉर ब्रेथ, द लॉयर सेड टू हर 1 minute प्लीज. और जैसे ही वो चुप हुई, सबको डांट वगैरह करके लॉयर ने कहा 1 minute रुकिए, और उसने प्ले कर दी. And played back the recording. There was nothing incriminating or unmentionably foul about actress tirade against the producer. और उसके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि उसने प्रोड्यूसर के अगेंस्ट क्या क्या बोला है. But when she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb. जैसी उसने अपनी आवाज सुनी गुस्से में बहुत ज्यादा, वो एकदम डम बैठ गई. A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. तो कंट्री साइड से बिलोंग करती थी, अब स्टेटस बहुत अच्छा अचीव कर चुकी थी, पर गुस्से में उन्होंने इतना वर्स्ट बोल दिया था कि वो बेयर नहीं कर पाई. उनकी इमेज के साथ क्या हो जाएगा अगर इस रिकॉर्डिंग को सबके बीच में दिखा दिया गया, तो सुना दिया गया. तो she never quite recovered from the terror she felt that day. That was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end. While every other member of department wore a kind of uniform. एक सेकेंड बेटा. यस, सो यहाँ पर उनका एक्टिंग करियर खत्म हुआ है, और लीगल एडवाइजर जो है वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट. बहुत ही अनविटिंगली ये सैड एंड हुआ. वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म. अब हर डिपार्टमेंट की एक तरह की यूनिफॉर्म होती थी, सबके सब खादी धोती पहनते थे, स्लाइटली ओवरसाइज एंड क्लमजीली टेलर्ड विद व्हाइट खादी शर्ट. द लीगल एडवाइजर वोर पेंट्स एंड अ टाई एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल. तो जैसे वो पोस्ट मास्टर वगैरह पहनते हैं, तो लीगल एडवाइजर इनमें भी डिफरेंट था, और वो पैंट्स और टाई के साथ इसको पहनता था. ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, हमेशा अकेला अकेला दिखता था, हेल्पलेस दिखता था. अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स. तो लॉयर को क्या क्या बताया गया है? अनविटिंगली टेकिंग डिसीजन, बिल्कुल नाम की अपोजिट. लीगल एडवाइजर, अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स. क्राउड ऑफ ड्रीमर्स पोएट्स के लिए बोला गया है. अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीआइट्स एंड खादीआइट्स. तो एक न्यूट्रल पर्सन जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता था गांधी आइडियोलॉजी से, खादी आइडियोलॉजी से, यूनिफॉर्म टाइप चीजों से, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब था. अ न्यूट्रल मैन लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस. अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है, मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक किसको कहा गया है, तब आप आंसर करना. लॉयर के कैरेक्टर स्केच को वहां मेंशन करोगे विद दैट इंसिडेंट. कैसे अनविटिंगली एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस का करियर इन्होंने खत्म कर दिया. ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म एंड दो a lot of raw stock and pancake were used on it. Not much came of the film. Then one day boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. और ये बहुत बड़ी ironical situation थी लॉयर की लाइफ की. पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि एक लॉयर ने अपनी जॉब खो दी जस्ट बिकॉज कि एक स्टूडियो का, जेमिनाई स्टूडियो का स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया. और ये अपने आप हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात थी. राइट गाइस. उसके बाद आता है जेमिनाई स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट्स ऑफ पोएट्स लाइक एस योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय. सबके नाम तो आपको याद नहीं रहेंगे, जिनके भी रह सकते हैं उनके कर लेना. आप सिंपली ये रख लेना कि बहुत सारे पोएट्स का हॉन्ट कहलाया जाता था जेमिनाई स्टूडियो. इट हैड एन एक्सीलेंट मेस विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट. तो डे एंड नाइट वहां शिफ्ट लगती थी और इनकी मेस बहुत अच्छी थी जहां से कॉफी मिलती थी. दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वाज रादर सैटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट.
barring the office boys and a couple of clerks. Everybody else at the studios radiated leisure and a prerequisite for poetry. So office boys और a couple of clerk जो थे, उनको छोड़ के बाकी सबके सब इसको एक लेजर की तरह, एक रेडिएटेड लेजर की तरह, अच्छे टाइम की तरह इसको लीड करते थे. Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. तो जेमिनाई स्टूडियो में सबको गांधी पसंद थे, खादी स्टफ पसंद था, इसके अलावा उनका किसी भी पॉलिटिकल चीजों से कोई कनेक्शन नहीं था. नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म. A communist was a godless man. He had no filial or conjugal love. He had no compunction about killing his own parents or his children. कम्युनिज्म आप सब जानते हैं बेटा क्या होता है. और एक जब कम्युनिटी को आप जब अपना गॉड वगैरह सब मानना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे कम्युनिस्ट जो हैं, जितनी मर्जी इनकी ट्रू इंटेंशंस हों, लेकिन वो एक नेशन के लिए खतरा ही होते हैं. जैसे मार्क्सिस्ट थे, जैसे और आगे नाजिज्म एंड ऑल, ये सब आपने सुना था. तो कम्युनिज्म के हेट्रेड थे, या बहुत ही ज़्यादा ये लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे जेमिनाई स्टूडियो वाले. और कम्युनिस्ट क्या एक्सप्लेन किया गया अगर वो आए तो आपने ये पैराग्राफ इसमें लिखना है. ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड ignorant people. Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. Evidence of it was soon forthcoming. तो evidence इसका आने वाला था. When Frank Buchmann's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952. तो ये सारी नोशन साउथ इंडिया में कब फील हुई? जब 1952 में मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी फ्रैंक बुचमैन के कुछ 200 स्ट्रॉन्ग people visited Madras. They could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. उनको हमसे बेहतर होस्ट तो मिल ही नहीं सकता था. Someone called the group an international circus. कोई इस ग्रुप को इंटरनेशनल सर्कस बोलते थे. They were not very good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table. उनका जो acquaintance था एनिमल्स के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ डिनर टेबल पे था. But they presented two plays in a most professional manner. Their Jotham Valley and The Forgotten Factor ran several shows in Madras and along with the other citizens of the city. तो उन लोगों ने जो प्ले किया था, वो प्ले बहुत फेमस हुआ था पूरे मद्रास में, स्पेशली जॉथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर. जेमिनाई फैमिली ऑफ 600 saw the plays over and over again. जेमिनाई फैमिली के ही अपने जो लोग थे, वो 600 की फैमिली थी जेमिनाई की, उन्होंने इस प्ले को बार बार देखा था. मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज, बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट. Madras and the Tamil drama community terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a bare stage, a white background curtain and a tune played on flute. तो आपको जो मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, वो सिंपली इतना आ सकता है कि उनके 200 पर्सन आए थे, ये बेटर होस्ट बने थे, उसके बाद उनको इंटरनेशनल सर्कस भी बोलते थे, और फूड पे ज़्यादा पता चलता था, एनिमल्स के बारे में उनका ट्रपीज में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्ले किए थे जॉथम वैली एंड अदर वन. और जॉथम वैली का सनराइज एंड सनसेट सीन ये लोगों ने बहुत तमिल प्लेस में कॉपी किया है और उसको यूज़ किया है. इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड द बिग बॉसेस ऑफ मेड्रास लाइक मिस्टर वॉसन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स. तो बहुत बाद में जाके पता चला ये काउंटर मूवमेंट था इंटरनेशनल कम्युनिज्म को लेकर, और जैसे मिस्टर वॉसन जैसे बिग बॉस थे, वो सिर्फ उनके हाथ की पपेट बन गए थे. I am not sure, however, that this was indeed the case. मुझे ये नहीं लगता है. For the unchangeable aspect of these big bosses and their enterprises remained the same, MRA or no MRA. क्योंकि आर्मी आई या नहीं आई, उसके बाद भी इनके enterprises सेम रहे. International communism or no international communism, the staff of Gemini Studio had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities.
जेमिनाई स्टूडियो के लिए जो मोस्ट प्राउड मोमेंट था वो यही कि उन्होंने 200 पीपल को सर्व किया जो कि 20 नेशनैलिटीज को बिलोंग करते थे. इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. और वो टाइम इसलिए भी अच्छा था अशोका मित्रान के लिए कहीं ना कहीं क्योंकि उस समय ऑफिस बॉय बिजी रहता था. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. तो यहाँ इन्होंने कुछ टाइम बाद एक नया विजिटर आया उसके बारे में बताया. ऑल दे सेड दैट ही वाज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड एंड द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनाई स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन. उस समय जो ये लोग जानते थे सिंपली इतना जानते थे कि भाई या तो विलियम वर्ड्सवर्थ वहाँ के पोएट हैं या टेनिसन है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. द मोर लिटरेट वन, और जो इनसे थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे थे वो जॉन कीट्स को भी जानते थे, पीबी शेले को भी जानते थे, बैरॉन को भी जानते थे. एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम एलियट, और एक आध को शायद एलियट के बारे में पता था और कुछ भी नहीं. हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनाई स्टूडियोज नाउ, मतलब इनमें से कोई नहीं आ रहा तो कौन है ब्रिटेन का पोएट जो अब विजिट करने आ रहा है. ही इज नॉट अ पोएट, ही इज एन एडिटर. दैट इज वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन. Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly Ananda Viketan. तो एस वासन का जब भी आप लिखेंगे वो फाउंडर ऑफ जेमिनाई स्टूडियो के अलावा उनका ये इंट्रोडक्शन भी है कि वो तमिल वीकली मैगजीन के आनंदा विकेतन के एडिटर भी थे. तो किसी ने इनको क्लियर किया कि अरे नहीं भाई वो पोएट नहीं है, एडिटर है, और बॉस उनको बिग रिसेप्शन देने जा रहे हैं. ही वॉज इन द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मेड्रास. That is, those known at the Gemini Studios. Since the top men of the Hindu were taking the initiatives, the surmise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. That was all that even the most well-informed among us knew. तो इनकी जो विजिटर की जो आइडेंटिटी थी वो मिस्ट्री ही बन के रह गई. क्वेश्चन भी आता है कई बार ऐसा, क्यों? बिकॉज किसी को पता ही नहीं था एग्जैक्टली कौन है वो. और फिर इन्होंने एडिटर समझा. अब एडिटर समझा तो लंदन मैगजीन वगैरह की तो थे नहीं, तो जो पूरा सरमाइज, जो पूरा वहां पर बातचीत चल रही थी या एक लेक्चर टाइप या एक नोट टाइप सबके बीच में जो भी बड़ा बनता था और वो समझा देता था, वो यही चीज थी कि ये पोएट जो हैं वो एडिटर हैं किसी डेली टाइम्स के. लाइक हिंदू उस समय चलती थी. सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, उस समय द हिंदू के जो टॉप मैन थे वो इनिशिएटिव ले रहे थे, तो उन्हें लगा कि एडिटर का ही होगा. एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon the poet arrived. He was a tall man, very English, very serious, and of course very unknown to all of us. बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज. आप जानते ही हो इनको कितनी गर्मी लगती है हमारे इंडिया के अंदर, और उस समय पेडेस्टल फैंस जो इधर घूम जाते हैं वैसे वाले फैन होते थे. द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच. इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोएट. अब उन्होंने एक लॉन्ग स्पीच पढ़ी और ये क्लियर था कि बॉस भी कम जानते थे इनके बारे में. अब वो पोएट था, एडिटर था, कौन जानता है, इसीलिए मिस्टीरियस था. द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम, डेमोक्रेसी. देन द पोएट स्पोक. ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस. तो उनकी जो भी लेक्चर हुआ वो बहुत ही ज्यादा, जिसको आप कहोगे ना, समझ ना आने वाला था इन लोगों के लिए. इनको शब्द आए समझ, वो भी हमारे अशोका मित्रान को, क्योंकि इन्होंने वेल इन्फॉर्म कहा अपने आप को. तो फ्रीडम, डेमोक्रेसी, यही सब इनको समझ में आया. और ऐसी डेज्ड, हैरान और साइलेंट ऑडियंस शायद इन्होंने कभी देखी नहीं होगी. No one knew what he was talking about and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. कोई जानता ही नहीं था क्या बोल रहे हैं, और अगर मान लो कोई कोशिश कर भी रहा है तो इनका एक्सेंट ही माशाल्लाह इतना बढ़िया था कि वो कोशिश करने वाले की भी समझ में नहीं आ रहा था. तो इन शॉर्ट वो बोलकर चले गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या बोल कर गए हैं. The whole thing lasted about an hour. Then the poet left and we all dispersed in utter bafflement. What are we doing?
हम सब भी हैरानी में एक दूसरे से इधर उधर डिस्पर्स हो गए, हम कर क्या रहे थे. वॉट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल. तो एक इंग्लिश पोएट क्या करेगा तमिल फिल्म स्टूडियो में, जो बड़े सिंपल लोगों के लिए मूवीज बनती है. People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. The poet looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet. Poet को भी लगा कि टाइम ही वेस्ट हुआ उसका आगे, क्योंकि उसको कोई समझा नहीं है, सबके सब बहुत हैरान बैठे थे. His visit remained an unexplained mystery. ये आता है क्वेश्चन आपको, तो इसमें आप मेंशन कर देंगे कि वो पोएट था, एडिटर था, ये सब क्लियर नहीं हुआ. फिर 1 आवर में उसने क्या एक्सप्लेन किया, फ्रीडम और डेमोक्रेसी के अलावा कुछ समझ नहीं आया उनका. आइडेंटिटी मिस्टीरियस रह गई, क्या बोल कर गए वो मिस्टीरियस रह गया, और तमिल स्टूडियो में एक इंग्लिश पोएट का क्या काम है वो मिस्टीरियस रह गया. दैट इज व्हाई हिज विजिट वाज एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. It is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor enclosing postage for the return of the manuscript. अब ये यहाँ से शिफ्ट होते हैं अपने स्ट्रगल पे कि प्रोज राइटिंग में ये अपना हाथ आजमा रहे हैं और कहते हैं कि एक जीनियस का काम नहीं है. बहुत ज़्यादा जगह पर जब आप जाकर इसको सर्व करते हो, एडिटर्स ये वापस कर देते हैं, फिर आप अपना हार्ट स्ट्रांग बनाते हो, फिर दूसरी जगह ट्राई करते हो. तो अशोका मित्रान ने यहाँ पे अपना स्ट्रगल बताया है prose writing के लिए. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page. A short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. फिर उन्हीं दिनों इन्होंने एक अनाउंसमेंट पढ़ी हिंदू में, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर में और बहुत ही ऐसे पेज पे जिसको हर कोई देखता नहीं है. इन्होंने क्यों ये वर्ड्स लिखे हैं, क्योंकि पूरी लाइफ अशोका मित्रान ने जितना टाइम भी जेमिनाई स्टूडियो में स्पेंड किया, न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह ही देखते थे, तो एक भी वर्ड ऐसा होता नहीं होगा अखबार का जो वो गो थ्रू नहीं करते थे. तो वो एक इनकी हैबिट बन चुकी थी. और ये एक ऐसा एलिमेंट था क्योंकि कोई जानता नहीं है उस समय के इंडिया में कौन इतना इंग्लिश राइटिंग लिखने वाला है, कौन जानने वाला है, फिर कौन इतने स्ट्रगल करने वाला है. बस एक इनिशिएटिव लिया द हिंदू ने और ये प्रिंट कर दिया. अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट होगा जो कि एनकाउंटर में पब्लिश होगा. ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाज नॉट अ नोन कमोडिटी अमंग द जेमिनाई लिटरेटाई. तो जितने भी हमारे जेमिनाई में जितने भी पोएट्स एंड अदर पीपल थे, उनके लिए, लिटरेचर क्लब वालों के लिए द एनकाउंटर कोई जाना पहचाना नाम नहीं था. आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंट अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड. In those days, the British Council Library had an entrance with no long winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. तो अब इनको लगा कि पहले मैं रिसर्च कर लूँ है क्या क्या नहीं, इतना पोस्टेज स्टैम्प पे भी खर्चा करूँ. और उन दिनों की पब्लिक लाइब्रेरी बताते हैं कि कैसी होती थी. तो ये चुपचाप वहाँ जाते हैं एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस. वहाँ इन्होंने द एनकाउंटर मैगजीन देखी, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, जिसको रीडर्स ने छुआ ही नहीं हुआ था. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. जैसे ही मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, कुछ होने लगा कि हाँ ये नाम सुना है मैंने कहीं. It was the poet who had visited the Gemini studios. I felt like I had found a long lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. ओहो अच्छा, तो ये पोएट था जो हमारे जेमिनाई स्टूडियो आया था, यही कह रहा होगा वो उस दिन. तो बस फिर तो ऐसा लगा जैसे मुझे कोई लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर मिला हो कुंभ फेयर का, और मैंने लिख डाला, एनवेलप में पोस्ट कर दिया और उसको भेज दिया.
I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. जैसा कि उन दिनों की इंडियन मूवीज जब भी आती थी तो उनकी एक मेजर थीम थी, कॉमन थीम थी, जुड़वा भाई बिछड़ जाते हैं तो सेम गाना चल रहा होता है, बाद की रील में जब वो मिलते हैं तो सेम सॉन्ग चल रहा होता है और फिर उनका मिलना हो जाता है. तो जब मैं जो भेज रहा हूँ फिर जब वो वहाँ रीड करेगा तो उसके मन में जो चल रहा है एग्जैक्टली मेरे मन जैसा चल रहा है. ये चीज इनको लगी. ठीक है. और नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर. स्टीफन स्पेंडर आपको याद आया नाम सुन के? आप भी इनको बहुत सुनते हैं. स्टीफन स्पेंडर इज एग्जैक्टली द पोएट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम. और स्टीफन स्पेंडर का बहुत नाम रहा है ब्रिटेन में और बहुत ही जाने माने पोएट रह चुके हैं. एंड years later when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. On the footpath in front of the Madras Mount Road post office there was a pile of brand new books for 50 पैसे each. जब इनके पास काम नहीं था, Gemini Studio छोड़ चुके थे ये, तो कोई भी चीज़ जिसका प्राइस कम होता था पढ़ने को मिल जाए तो ये इनका ध्यान अट्रैक्ट कर लेती थी. अब इन्हें 50 पैसे तक की एक बुक मिली, ब्रांड न्यू बुक्स. एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक इन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन. तो ये एक लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन बुक थी, 50 पैसा में मिल रही थी वहां पर, और 50 पैसे में, और इन्होंने एक कॉपी पिक कर ली और उसका टाइटल था द गॉड दैट फेल्ड. इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है आप लोगों को. द गॉड दैट फेल्ड. 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journeys into communism and their disillusioned return. इसमें 6 eminent writers ने अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो कम्युनिज्म को अच्छा मानकर कम्युनिज्म को फॉलो करते हुए गए और जब कम्युनिज्म को बहुत करीब से देखा तो डिसइल्यूजन होके वापस आए. और इसके चलते 6 एसेज उसमें प्रिंट थे और उन्होंने टाइटल दिया द गॉड दैट फेल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज इट्स अ ग्रेट शॉक फॉर द डिवोटी व्हेन ही came to know the whole life he had devoted so passionately, so devotedly to the Dharam Guru, who actually was not Guru at all, who actually was not human at all. तो उसके लिए जिस तरह का शॉक रहेगा वैसा ही शॉक तब भी लगता है जब आप किसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और वो आइडियोलॉजी रॉन्ग निकलती है. सो द गॉड दैट फेल, जिसको गॉड माना था और वही गॉड फेल हो गया, तो उसके फॉलोअर्स का क्या हाल होगा, उस एक्सपीरियंस को इसमें शेयर किया गया. Andre Gide, Richard Wright, Ignazio Salon, Arthur Koestler, Louis Fisher. Louis Fisher भी बहुत अच्छा नाम है बेटा, गांधी के फॉलोअर रहे हैं ये. And Stephen Spender. Stephen Spender, suddenly the book assumed tremendous significance. Stephen Spender, the poet who had visited Gemini Studios. In a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. The reaction to Stephen Spender at Gemini Studio was no longer a mystery. अब मेरे को तो बिल्कुल भी वो मिस्ट्री नहीं रह गई कि स्टीफन स्पेंडर क्यों आए थे. The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Stephen's poetry, but not with his God that failed. तो लोगों को एंटी कम्युनिस्ट इन सब चीज़ों से वॉर्न करने के लिए वो वहाँ आए और उनको ये जर्नी क्लियर हो गई. तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसमें ये लाइन आप लिख सकते हैं कि ये बॉस वाली लाइन बेशक ना लिखें. रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनाई स्टूडियो वाज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री बट नॉट विद हिज गॉड दैट फील्ड. उस समय जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म का मूवमेंट था उसको अप्रिशिएट करने अगर वो आए हों, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम इन सब बातों के बारे में बात करते हुए, तो बाद में जब वो डिसइल्यूजन हुई सारी बिलीफ सिस्टम, उसको उन्होंने अपने एसेज में लिखा है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ हमने बताए हैं बेटा. ये क्वेश्चंस को जो आपने समझना है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. द ऑथर हैज यूज्ड जेंटल ह्यूमर टू पॉइंट आउट ह्यूमन फॉइबल्स.
Pick out instances of this to show how this serves to make the piece interesting. Gentle humor, चाहे ऑफिस बॉय की कहानी हो, सुब्बू का क्रिएटिव एलिमेंट को डिस्क्राइब करना हो, स्टीफन स्पेंडर जैसे पर्सन का आना और पूरी ऑडियंस का डेज और ऐसा बैठ जाना जैसे उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया, ये सारे इंसिडेंट्स आप उसमें मेंशन करेंगे. Why was कोठामंगलम सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 इन जेमिनाई स्टूडियोज आफ्टर बॉस? वही क्यों थे, यानी कि जो कोठामंगलम सुब्बू का हमने कैरेक्टर स्केचेस में डिस्कस किया था उस पूरे पॉइंट को आप बता देंगे, चाहे उनका एक्टर बनना हो, प्रोड्यूसर बनना हो, आइडियाज, क्रिएटिविटी, डायरेक्शन और लाइवली लीड करना किसी भी सिचुएशन को, सपोर्ट करना उन लोगों को जो लोग अकेले और खाली बैठे हैं, उनको फीड अप करना, ये सारी सिचुएशन उसमें आएगी. हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ एन इंग्लिश पोएट एड्रेसिंग द ऑडियंस एट जेमिनाई स्टूडियोज? तो यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर का केस आएगा सारा, जहाँ पर किसी को भी ना उसकी आइडेंटिटी पता है, ना रीजन ऑफ कमिंग, ना टॉपिक ऑफ स्पीकिंग, कुछ भी नहीं पता. स्टिल एवरी पर्सन वॉज सिटिंग देयर टू लिसन हिम. वो इंसिडेंट को आप लिखोगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर्स लिटरेरी इंक्लिनेशंस फ्रॉम द अकाउंट? ऑब्वियसली ये उन्होंने बहुत सही कहा कि वो सबसे वेल इन्फॉर्म थे, क्योंकि कुछ चीज़ों के आंसर नहीं मिले दैट लिंगर्ड ऑन टू हिम, और उन्होंने उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की है और यही उसके अंदर दिखाया गया है. आपका जो रिसर्च वर्क बनता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के बेस पे वो ये बनता है बेटा कि फिल्म मीडिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको ये चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे. आप डिफरेंस ढूंढिए कि क्या एनवायरनमेंट हुआ करता था पहले, क्या एनवायरनमेंट हुआ करता था बाद में. आज की फिल्म डायरेक्शन में और अर्लियर 1940s के टाइम के फिल्म फ्रेटर्निटी में कितने चेंजेस आए हैं, बी इट मेकअप, बी इट म्यूजिक सिस्टम, बी इट स्टूडियोज टाइप फॉर्मेशन, बी इट एनीथिंग, टेक्नोलॉजी वाइज कहाँ कहाँ क्या रहा. आप में से जो बच्चे मीडिया कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत अच्छा रहेगा. डिफरेंट मीडिया इंस्टीट्यूट को रिसर्च करो. आप आगे कहाँ बढ़ना चाहते हैं, पुराने इंस्टीट्यूट्स में से आज कौन से एस्टैब्लिश्ड हैं, कौन से नहीं, इन सबको आप रिसर्च कर सकते हैं. आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा हो ये चैप्टर और अच्छे से समझ आया हो. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस.